तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ईवीएस केंद्रीय विद्यालय का जो ईवीएस पोर्शन है। ईवीएस सब्जेक्ट जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में मिलेगा देखने को। 20 मार्क्स का मैथ्स आपको होगा, जो सब्जेक्ट कंसर्न है। 20 मार्क्स का आपका मैथ्स है। 20 मार्क्स का आपका जो है ईवीएस है। 20 मार्क्स का हिंदी है। 20 मार्क्स का इंग्लिश है। इस तरीक़ा से आपको जो है टोटल 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न है। और उसके बाद जो आपका उधर जो आपका 60 मार्क्स का 10 10 मार्क्स का रीजनिंग है, हिंदी लैंग्वेज है। तो इस तरीक़ा से टोटल जो आपको है 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरीक़ा से काफ़ी अच्छा मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और एग्ज़ाम्स का जो है डेट जो है वह आपको 2 जनवरी के बाद पता चल जाएगा। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म फिलअप क्लोज होगा, आपको एग्जामिनेशन का डेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाएगा कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हम लोग हैं ईवीएस पोर्शन में। ईवीएस में देखिए आपके लिए खासकर मैं जो है वीडियो आपको नहीं आ रहा होगा रेगुलर, क्योंकि कुछ वजह थी जिसके कारण मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। कुछ ऐसी सिचुएशन हुआ था मेरे साथ जो मैं नहीं लगातार आपके लिए वीडियो बना पा रहा था, लेकिन मैं अपडेट आपको करते रह रहा था। ठीक है, कम्युनिटी के माध्यम से। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नए साल आपको आने वाले हैं, 1 से 2 दिन बाद नए साल में हम लोग एंट्री कर लेंगे 2023 में। और नए साल में जो है हम लोग प्रिपरेशन और तेज़ कर देंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं ईवीएस में क्या क्या पढ़ने पर, ये थोड़ा सा आप जान ले। ठीक है, ईवीएस में आपको 6 अध्याय पढ़ना है, ये आप जान लीजिए। 6 अध्याय कौन कौन है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जाके देखिए, ये मैथ का है आपका। हाँ, यहाँ देखिए पर्यावरण विज्ञान जो है आपका पढ़ना क्या क्या है इसमें देखिए आप सामने है। परिवार और मित्र, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। लगभग 70 पेज इस बुक्स में है जो ईवीएस जो है पढ़ना है, मतलब 70 बुक्स। तो समय काफ़ी कम है आपके पास, 3 महीने है। मार्च होली के पहले माना जा रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समय काफ़ी कम है, तो आप लोग चिंता भी नहीं करेंगे। हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट भी करना है। सब्जेक्ट 7 से 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सोच लीजिए। 2 से 3 महीने में आपको पूरा पढ़ना है, मतलब 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना होगा। तब जाके आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाइएगा, नहीं तो आप बस वैसे एग्ज़ाम देंगे, बस फेल होके चले आएंगे घर। अगर कुछ आपको रैंक हासिल करना है तो वास्तव में आपको 8 से 10 घंटे झोंक देना चाहिए। 5 से 10 लाख फॉर्म भरा चुके हैं अब तक। पीआरटी की बात कर रहे हैं, 5 लाख 7 लाख फॉर्म भरा गए हैं। तो इसलिए हमें ईवीएस में ये 6 अध्याय को पढ़ना है। लगभग 70 पेज है इस बुक्स में। और 70 पेज को हम लोग इतना जल्दी से पढ़ लेंगे ना कि पता नहीं चलेगा आपको कि आखिर हम लोग करना है। देखिए बहुत सारे जो है इसको ईवीएस को सीटेट में भी पढ़े होंगे। तो सीटेट में जो आप ईवीएस पढ़े हैं ना, वही ईवीएस को आप यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ कर पढ़ना आपको है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको जो है कुछ नया चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीटेट में पढ़े हैं तो वही ईवीएस जो है सीटेट वाला, वही ईवीएस उसी तरीका का क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ पूछे जाएंगे डायरेक्टली, कुछ कुछ जो है आपको फंसाने का भी प्रयास किया जाएगा। मतलब जो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है सीटेट में, जिस तरीका से नहीं होता आपका जो एक तरीका का टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, जिस तरीका से हार्ड हार्ड टर्म्स दिया जाता है जो समझ में नहीं आता है, तो उस तरीका का भी क्वेश्चन आपको ईवीएस में दिख सकता है। तो स्टैंडर्ड जो आपका होगा, ये मत सोचिएगा कि आपका स्टैंडर्ड जो है 5th क्लास तक का ही होगा। आपका स्टैंडर्ड इन्होंने बता भी दिया है कि 10+2 तक का स्टैंडर्ड होगा। तो ईवीएस देखिए आपको 20 मार्क्स का होगा, लेकिन 20 में आपको 18 19 करके आना होगा, तभी आप कुछ बात बनेगी। चलिए, तो आपको लगभग 70 पेज पढ़ना है। मैथ की अगर हम बात कर लें, मैथ में सिलेबस की अगर हम बात करें, तो गणित में जो आपको है टोटल 15 टॉपिक्स नहीं 15 अध्याय आपको पढ़ना है मैथ में। ठीक है, तो मैथ को भी आपको कंटिन्यू करते रहना है, मैथ को भी नहीं छोड़ना है। तो 20 मार्क्स 40 मार्क्स का तो आपको यही किताब में मिल जाएगा। उसके बाद आपको 60 मार्क्स का पेडागोगी है। फिर 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है। 60 मार्क्स का लैंग्वेज, मतलब हमको मेन टॉपिक करना है। 60 मार्क्स का आपका पेडागोगी कर लेना है, लैंग्वेज कर लेना है। ठीक है, 60 मार्क्स का तो 120 मार्क्स तो यही हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, जो 20 मार्क्स का जो आपका मैथ और ईवीएस है, इसको कर लेना है। मतलब 40 मार्क्स, मतलब 120 + 40 मार्क्स 160 कर लेते हैं अगर हम स्कोर।
ठीक है, ओवरऑल अगर स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, तो वहाँ पे आपका रैंक अच्छा निकल कर आएगा और फिर इंटरव्यू में तो बाकी जो है वो होना ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज आपके लिए ईवीएस से हम लोग पढ़ेंगे। ईवीएस जो पोर्शन हमारा है, ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं आपको बता दिया। सबसे पहले जो मेरा पहला अध्याय है वो है फैमिली एंड जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको सोच रहे होंगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है यार, पहले तो सिर्फ हम लोग सीटेट में इसमें थीम याद रखते थे, सब थीम्स याद रखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उस वो पढ़ने से, इसको सब थीम और थीम्स पढ़ने से नहीं बात बनेगी, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, इसके बारे में टाइप्स पढ़ना होगा, इसके बारे में विशेषताएं पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हम लोग हैं देरी न करते हुए। तो देखिए फैमिली, परिवार, परिवार किसे कहते हैं आप लोग, तो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन कि परिवार की सबसे छोटी इकाई नहीं, या समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो परिवार होती है, ठीक है। तो परिवार से क्वेश्चन कई कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि परिवार जो है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे। संयुक्त परिवार क्या है, एकांकी परिवार क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होता है, इस तरीक़े से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो आप लोग को मालूम होगा कि परिवार कैसे बनते हैं, जब एक 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 गर्ल एक बॉय नहीं, या एक पति एक पत्नी जब बनता है परिवार में, तब उसके बाद माता पिता बनते हैं, नहीं शादी होने के बाद हम लोग माता पिता बनते हैं। इस तरीक़ा से 3-4 पीढ़ियों के लोग भी परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, नहीं माता पिता, जैसे आपके माता पिता होंगे, हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, फिर हमारी शादी होगी तो हम किन्हीं किन्हीं का माता पिता बनेंगे। इस तरीक़ा से ही तो परिवार बढ़ते रहता है। तो परिवार हमेशा बालकों की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। परिवार जो है हमेशा बालकों की प्रथम पाठशाला, मतलब कि फैमिली जो है वह, अगर पूछा गया है कि पहला पाठशाला कौन है, तो आपका परिवार ही पहला पाठशाला है। नहीं, बच्चे जो है सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, अपने घरों में सीखते हैं। भाषा कहाँ सीखते हैं, अपने घरों में सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से पहला जो पाठशाला होता है वह परिवार ही होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो कोई भी अच्छी या बुरी आदत वह यहीं से सीखते हैं, परिवार में ही रह कर। परिवार के सदस्यों के रूप में ही उनके धार्मिक आस्था, जीवन शैली, खान पान, नापसंद पसंद, विकास, जो सारी चीज़ें हैं, जो जो आपको पारिवारिक तौर पर भी मिलते हैं, व्यवसायिक तौर पर भी मिलते हैं, तो वो परिवार, जैसे कि किन्हीं का बैकग्राउंड जिस तरीका का होता है, कोई किन्हीं का बैकग्राउंड में फैमिली अच्छे है, अच्छे खान पान है, अच्छे है जीवन शैली है, अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके बच्चे भी उसी तरीका के बनते हैं। या आप जाइए, आप झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरिया में जाइए, वहाँ पे बच्चे से बातें करिए, देखिए वहाँ की भाषा, परिवेश, रहन सहन, जो वातावरण है वो चेंज लगेगा। आप कोई शहर में जाइए, कोई अच्छे फैमिली में, जो न्यूक्लियर फैमिली है, या फिर जो अच्छे फैमिली में, वहाँ पे जाइए, उनके बच्चे से बातें करिए, तो आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वह एक पाठशाला का भी काम करता है बच्चों के लिए शुरुआती दौर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, परिवार के प्रकार, फैमिली जो है आपको कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए परिवार के प्रकार की अगर बात करें तो सामान्यतः परिवार 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। एक होते हैं संयुक्त परिवार, नहीं है, एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली, आप लोग को मालूम होगा। एक तो हो गए जिन अभी आप लोग में से भी कई सारे होंगे जो चाचा चाची नाना, मतलब कि एक तरीका से सारे चाचा चाची एक मतलब जॉइंट फैमिली उसको कहते हैं, कि एक ही पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लोग एक साथ रह रहे हों, ठीक है, या कई पीढ़ियों के लोग एक साथ ही रह रहे हों आपस में रहने, तो उसको जॉइंट फैमिली हम कह सकते हैं। जैसे कि हम 4 भाई हैं तो चारों भाई एक ही साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, माता पिता नहीं, चाचा चाची जो भी है सारे लोग एक साथ ही हैं, तो उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। जब परिवार कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली जो होता है, जो है सदस्य एक साथ काम करते हैं, एक साथ, मतलब कि जिससे क्या होता है कि कोई परिवार के किसी सदस्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है, उनके खर्चे भी कम होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या क्या फ़ायदा होता है, देखिए खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगे। उदाहरण के जैसे अगर रसोई में सामान आना है, त्यौहार आना है, तो उसमें खर्चे कम होंगे। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, सिंगल रहते हैं, एकल परिवार होते हैं, तो वहाँ पे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीक़ा से समस्त संपत्ति, धन के मालिक होते हैं वो सभी, संयुक्त जो परिवार होंगे वो सभी धन के मालिक होते हैं, पूरे परिवार की कल्याण की बात करते हैं, सभी को महत्व देते हैं हम लोग जब ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, ना किसी भी अपने बच्चे को, सारे जो चचेरा भाई बेटा हो, भतीजा हो, सबको हम लोग एक समान मानते हैं। कभी कभी किसी सदस्य का व्यवहार या अन्य सदस्यों को पसंद आता है, नहीं आता है, दुर्भावना भी उत्पन्न हो सकती है, तो इससे परिवार की तनाव भी कुछ परिवार में उत्पन्न होता है। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे ज्वाइंट फैमिली क्या होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट
एकल परिवार की अगर हम बात करें तो एकल परिवार जो आपका है वह क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली इसको कहते हैं इंग्लिश में। समय बीतने के साथ साथ लोगों को जो है अलग अलग रहने का जो है पसंद हो गया, मतलब कि लोग अलग अलग बसेरा में बसना चले गए, लोग अलग अलग प्राइवेसी के तौर पर जो है लोग देखने लगे अपने आप को कि नहीं हमारा बच्चा है, हम इसका अलग से केयर करेंगे, अलग से रखेंगे, हम अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगे। पति पत्नी में जो है इस तरीक़ा से जो है कई तो केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो एकल परिवार में ये लोग ही रहते हैं। एकल परिवार मतलब कहने का अर्थ है कि माता पिता हो और उनके बच्चे हो, तो उनको क्या कहेंगे, जो वो भी विवाहित ना हो, मतलब अविवाहित बच्चे हो, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली में गिनेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली आप समझ गए होंगे। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, शहरों में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली ही होते हैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे उनके होते हैं। तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं। किस में आएंगे, न्यूक्लियर फैमिली में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मिरर में आपको दिख रहा होगा फोटो में आपको कि संयुक्त परिवार क्या है और एकाकी परिवार क्या है, जो आपका न्यूक्लियर फैमिली है। देखिए तो इस तरीक़ा से अगर परिवार की अगर हम बात विशेषताएं की बात करें तो विशेषता क्या हो सकती है, क्या क्या परिवार की आप लोग खुद ही इसकी विशेषताओं को बता सकते हैं। अगर हम पूछे तो कि परिवार में माता पिता बच्चे होंगे, उनके निकट जो है रक्त संबंधी होते हैं, मतलब कि ब्लड रिलेशन होता है, एक साथ रहते हैं। ठीक है, और तो और कई व्यक्ति जो है एक मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक परिवार जो है मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। कई तरीके से विविध भाषा संस्कृति आदतों वाले जो है लोग एक दूसरे के आसपास जो है विश्व के रूप में परिवारों के रूप में ही रहते हैं। पूरा विश्व को अगर आप देखें तो एक परिवार ही है। तो परिवार हमारी ही मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र आवास की पूर्ति करता है। परिवार से ही हमको भोजन नाम सारा चीज़ तो परिवार से ही मिला है। परिवार व्यक्ति को शारीरिक मानसिक नैतिक विकास के लिए भी जो है इसकी नैतिक विकास के लिए भी एक प्रारंभिक पाठशाला की तरह होती है। ठीक है, ऐसा कई मूल्य भी है, ऐसे कई मूल्य भी होते हैं जो परिवार के लोग सदस्यों के जो एक दूसरे को स्नेह जो है सम्मान सुरक्षा और सहभाजन साझा करना से घिरा हुआ होता है। मतलब परिवार हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं रिश्तों से। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे कई सारे जो है हमारे आसपास घरों में परिवारों में जो है रिश्ते का जो है जो ब्लड रिलेशन होता है वह हम लोग कितने लड़ाई झगड़े कर ले फिर भी जो है वह एक ही हो जाते हैं। फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा, बागबान देखिए, ऐसे कई सारे फिल्में हैं जो पारिवारिक हैं। तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें एक और आगे है, क्या आप जानते हैं इसको अगर हम देखें ये वाला चीज़ को अगर पढ़ें तो यहाँ पे दिया गया आउटसाइडर्स और नेवर। देखिए नेवर्स जो आपके पड़ोसी होते हैं और आउटसाइडर जो आपके घर के नहीं होते हैं, मतलब बाहर के। तो हमारे घर में हमारे जो संबंधियों के अलावा कई बाहरी लोग भी आते हैं, दोस्त हैं या कोई पड़ोसी है या कोई अलग लोग, दूध वाला चाय वाला कॉफ़ी वाला आइसक्रीम वाला, ये लोग सिलेंडर वाला आते रहते हैं। ठीक है, पड़ोसी में जैसे हमारे घर के आसपास कई परिवार और भी रहते हैं जिन्हें पड़ोसी कहते हैं। किसी भी परिवार के लिए आय या व्यय महत्वपूर्ण होते हैं। हम सदैव अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। जिस तरीक़ा से इनकम जो है और आपका जो आपका खर्च है, ठीक है, आप जो जितना आपका आय है उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। सबसे पहले अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें बजट प्रणाली के अनुसार कार्य करना चाहिए। परिवार में जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। देखिए कितना अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि परिवार में जब व्यय मतलब जो खर्चे हैं वो आय से अधिक हो जाए, नहीं इनकम मेरा 100 रुपया है मान लीजिए और खर्च जो है 120 रुपया हो रहा है, तो क्या होगा, वो परिवार आर्थिक संकट में चला जाएगा। तो इसलिए एक बजट बना के, हमारा देश में भी बजट बना के चलता है। कोई भी जगह हो कोई भी परिवार हो, अगर आप बजट के अनुसार खर्चे करते हैं इनकम के अनुसार खर्च करते हैं तो आप कभी नहीं गरीबी में जाएंगे। लेकिन आपका अगर खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इनकम नहीं है, तो आप जो है गरीबी में चले जाएंगे, आर्थिक संकट से उत्पन्न होगी वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलें, अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो अब हम संबंधों के बारे में बात करेंगे, रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका रिलेशन है ब्रदर का, सिस्टर्स का, वाइफ का, हस्बैंड का, मदर का, फादर का, ये जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो रिलेशन में अगर हम बात करें तो मातृ संबंधी अगर हम बात करें, जो मैटरनल रिलेशन है, वे लोग जो हमारी माता के माध्यम से हमसे संबंधित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मातृ संबंधी कहा जाता है। इससे मदर से जो मैटरनल जो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जो हमारी माता से, माँ हमारी है तो मेरी बहन की भी माँ ही होगी, नहीं मेरे भाई का भी माँ ही होगी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो मैटरनल, जैसे हमारे मामा है तो हमारे माँ के भाई हुए, इस तरीक़ा से जो माँ से संबंधी जो रिश्ते होंगे उनको क्या कहेंगे, मातृ संबंधी। जो पिता से संबंधित होंगे, जो पैटर्नल रिलेशन होगा उसको पैतृक कहेंगे, पैतृक संबंधी जो पिता से होंगे, जैसे कि हमारे दादाजी, नहीं पिताजी के हमारे भाई, ठीक है, वो क्या हो गए, या पिता के हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन, वो क्या होंगे, पिता से संबंधित हुए। तो ये सब पैतृक संबंधी हो गया। अगर संबंधों का महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन की बात करें, तो काफ़ी माना जाता है। अगर रिलेशन का संबंध अगर अच्छा हो नहीं होगा तो रिलेशन नहीं टिकते हैं। आज के समय में आप देख ही रहोगे कि परिवार अलग अलग सदस्य अलग अलग रहते हैं। इसका कारण क्या है, संबंध में उतार चढ़ाव नहीं। एक जैसा अगर संबंध रहेगा तो लोग एक जगह ही रहेंगे, बंधे होंगे। लेकिन परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से प्रति जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है। यदि पारिवारिक संबंध मजबूत होगा तो पारिवारिक सुखी हो गया और सुरक्षित रहता है। पारिवारिक संबंध तभी मजबूत होते हैं जब क्या क्या, परिवार का हर सदस्य दूसरे सदस्यों का सम्मान करे। हम अपने बच्चे को या आसपास जो भी हमारे रिलेशन है उनको हम सम्मान करें, ठीक है। प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो, एक सदस्य दूसरे सदस्यों की भावनाओं को आहत ना करे, सबको जो है सम्मान दें। सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सभी सदस्य एक दूसरे को से झगड़ने के बजाय चर्चा के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएं। ये नहीं कि झगड़ा हो गया उसको मतभेद को अपने चर्चा को विषय बनाकर सामने फेस टू फेस बात करना चाहिए। ये नहीं कि आपस में झगड़ जाना चाहिए। तो किसी भी परिवार की खुशी के लिए जो है अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी है। परिवार देखते होंगे आप लोग, हम सब परिवार का ही एक अंग है। तो परिवार में हम लोग देखते हैं कि यदि पारिवारिक जो बंधन है उसमें तभी मजबूती आएगा जब हम खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जब हम एक दूसरे के सम्मान करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जो रिलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। माता पिता जो अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित, प्रतिभाशाली और संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनाने में उनकी मदद करें। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंस था आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ आपका फैमिली था, रिलेशन। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समाज में जो आपका जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, नहीं, द स्टेटस ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन द सोसाइटी, महिलाएं का जो स्थिति क्या है हमारे समाज में, लड़कियों का क्या स्थिति है समाज में, क्या ज़्यादा जो है भेदभाव हो रहा है, ज़्यादा क्या एक तरीक़ा से जेंडर बाइस हो रहा है। तो सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। हमारा समाज जो है, आप लोग को मालूम होगा कि हमारा समाज में पुरुष प्रधान समाज है। ये तो आप सब लोग को मालूम होगा। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि पिताजी ही डिसीजन लेते हैं, माँ बस उसमें हाथ बटाती है। यहाँ तक कि आप देखिए, आप नॉर्थ में ज़्यादातर जो है पुरुष प्रधान ही हैं लोग होते हैं समाज में। अगर हम साउथ में जाएँ तो वहाँ पे महिलाएं होती है, फीमेल जो होती है, मतलब मातृ प्रधान होती है वहाँ की समाज। लेकिन अगर हम बात करें आसपास हम अपने जीवन में, तो हम अक्सर पिता को ही देखते हैं। सारे जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, जो बड़े बड़े चीज़ों को जो जो देखते हैं कि पुरुष ही लेके आगे बढ़ रहा है समाज में। तो बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति बालकों और पुरुषों की तुलना में निम्नतर मानी जाती है हमारे समाज में। क्योंकि बालिकाओं के जन्म पर ही, जन्म जब होता है तो उनको कम महत्व दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे कई जगहों पे हमने देखा भी है कि किन्हीं को अगर 2-4 बेटी हो जाए तो वो उनके लिए बोझ होने लगता है। नहीं, वो सोचते हैं बेटी ना हो, भगवान बेटा दे दो। मतलब कि लोग जो है बालिकाओं को कम नज़र से देखते हैं और पुरुषों को अधिक ऊंची नज़र से देखते हैं। तो इस तरीक़ा से जेंडर वाइज होता है। बालिकाओं की हत्या की बात करें, कन्या बाल हत्याएं, नहीं, बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से जन्म से पहले ही बालिका की हत्या कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। और लड़कियों के लिए दहेज, नहीं, लड़कों के जन्म पर उत्सव मनाना,
लड़कियां हुई तो दहेज ले जाएगी, दहेज उसका, बल्कि बालिका के जन्म पर लोग माता पिता तक भी दुखी होते हैं। बुरी प्रथाएं हैं जो केवल रूढ़िवादी सोच के कारण जो अभी तक भी प्रचलित है। ऐसा आप लोग देखते होंगे कि अभी भी समाज में लड़कियों को जो है घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कोई काम करने नहीं, अकेले मार्केट नहीं भेजा जाता। तो ये रूढ़िवादी एक तरीका का एक सोच है, गंदी सोच है जो आज, लेकिन आजकल कई जगह ऐसे भी है, कुछ कुछ समाज में जो है देखने को मिल रहा है कि लड़कियां को भी आगे अब जाने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी समाज में 14 साल में लड़कियां का शादी कर देना तो कहीं ना कहीं एक मानसिक एक जो रूढ़िवादिता सोच है वो गलत है। लड़कियों को ज़्यादा न पढ़ाना, शादियां कर देना, तो ये एक तरह का रूढ़िवादी सोच है, जेंडर बायस, भेदभाव, लड़कियों को जो है प्रतापित करना। तो इस तरीक़ा से उसके पालन पोषण में कम ध्यान देना, जैसे तैसे उसको रखना, बेटा को अच्छे से स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना। तो इस तरीक़ा का जेंडर बायस देखने को मिलता है, प्रत्येक घरों में देखने को मिलता है। बहुत कुछ घरे माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं या ऐसे कहीं कम ही हैं जो अपने दोनों बालक बालिकाओं को समान देखते हैं। या तो यहाँ पे धन दौलत की बात करें तो धन दौलत में भी शादी ब्याह कर दिए तो पुत्र को ही मिलता है ज़्यादा, देखे होंगे आप तो पिता का संपत्ति में। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं जेंडर बारे जो रूढ़िवादिता है वो आज भी प्रचलित है समाज में हमारा, जिसके कारण जो है जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लड़कों को अधिक महत्व, लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। सरकार ने भी इसके लिए कई सारे जो है कल्याणकारी योजनाएं भी, कानून भी बनाए हैं। संपत्ति के समान में अधिकार कानून, तलाक के बाद पति के भत्ता पाने का कानून, समान काम के लिए समान वेतन की बात की है कानून में। इस तरीक़ा से आप समझ रहे, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाया गया है। तो ऐसे पंचायतों और स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया गया है, बिहार सरकार भी दी है 35% रिजर्वेशन। अब बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है, 50,000 देखिए ग्रेजुएशन पढ़ने पर मिल रहा है, मैट्रिक इंटर पूरी तरीक़ा से शिक्षा फ्री कर दी गई है। सरकारों को कई योजनाएं चलाई जा रही है, बिहार सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी और आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि जो महिलाएं हैं, जो समाज में स्थितियां हैं, इस तरीक़ा से कई सारी योजनाएं सरकार, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, लड़कियों के पढ़ने के लिए लाडली योजना, ठीक है, महिला समाख्या योजना, महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम में परिवर्तन, साक्षर भारत मिशन, महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधी राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज करा सकती है। इसी तरीक़ा से कई सारे चीज़ों को जो है उन्होंने छूट दिया गया है सरकारों को आगे लाने के लिए। बस स्टॉप पर सारे जगह पे इनको छूट दिया गया है, सीटों को आरक्षित करने के लिए, बसों हो चाहे ट्रेनों में, सारे टिकट रियायती टिकटों पर भी इनको मिलता है। समाज में महिलाओं को स्थिति सुधारने के भी कई सारे उपाय यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मेजर्स फॉर राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, तो क्या क्या जो सुविधाएं हैं जो उसको सुधारने की आवश्यकता है, महिलाओं जो है देश में आज देश की महिलाएं जो है उसकी स्थिति को सुधार कैसे किया जा सके उसकी हम बात करते हैं। तो आज की महिलाएं आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सारी चीज़ों में संलिप्त हो चुकी है। हर जगह आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष के साथ चल रही है, चाहे आपका राफेल उड़ाने की बात आए, तेजस उड़ाने की बात आए, हर जगह महिलाएं जो है आगे निकली है और उनको मौका मिला है तो वो आगे निकली ही है। ठीक है, चाहे आप इलेक्शन में देखें, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक में, अभी भारत का राष्ट्रपति भी देखिए महिलाएं ही हैं। तो इस तरीक़ा से हर जगह महिलाओं को जो है मौका दिया जाए तो वो आगे निकलेगी। अगर हम उसको वंचित ना करें तो उसको अगर हम अपने साथ रखें, अपने साथ साथ ले चले तो कभी कई सारे चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है। उनकी पढ़ाई से लेकर उनके जितने भी या तो संपत्ति का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, उनका शोषण किया जाता है, उनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, नहीं महिलाओं को भेदभाव किया जाता है, लालन पालन के साथ उनके बालकों को व्यवहार में अंतर किया जाता है। दहेज प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है, कई कोशिशों के बाद भी जो है बालिकाओं की हत्या, कन्या बाल हत्या, भ्रूण हत्या बंद नहीं, दहेज प्रथा हत्या, महिला को जो है कल्याण के लिए विशेष कानून बनाया गया लेकिन इनका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। तो समझ रहे हैं इस तरीक़ा से जो महिलाएं को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो हमारे समाज में जो गथाएं हैं वो आज भी चल रही है। आप देखिए, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखिएगा तो आज भी महिलाओं के साथ जो है भेदभाव, जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन, कई सारी चीज़ों जो है समाज में भरा पड़ा है। तो इस तरीक़ा से आगे हम जो हमारा टॉपिक 4 है वह एल्डर्स है, जेस्ट जिसको कहते हैं। जेस्ट का मतलब होता है बड़ा,
तो किसी परिवार में ज्येष्ठ या वरिष्ठ सदस्य उस परिवार का आधार होते हैं। आधार किसे कहेंगे? परिवार का आधार जो बड़े होंगे हमसे, माता पिता हो गए, हमारा भाई हो गया, नहीं, जो हमसे बड़े होते हैं वो आधार होते हैं। तो परिवार के सदस्यों का सलाह देते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, या वे बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं तथा बच्चे भी उनकी देख रेख में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ज्येष्ठ या वरिष्ठ का सम्मान करना परिवार और समाज का दायित्व होता है। उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। जैसे आपके पिताजी बूढ़े हो गए तो उनको ये मत, ये आप उसको छोड़ दें, उनकी सहायता ना करें, उनकी स्वास्थ्य का देखभाल ना करें, उनकी सुरक्षा ना करें, उनके खान पान का देखभाल ना करें। ये कहीं ना कहीं करना चाहिए हमें सभी लोगों को, और उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो उनकी सरकार भी इसके लिए उन्होंने कई सारे योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे ट्रेन बसों में जो है सीनियर सिटीजन का जो सीटों का रियायत दिया गया हो। विधि द्वारा ज्येष्ठों को अपने बच्चों को जीवन यापन भत्ता पाने का अधिकार भी होता है। कानून के द्वारा भी कई सारे उनको जो है अधिकार प्राप्त है। वृद्ध या जो वरिष्ठ लोग होते हैं, ये कई योजनाएं भी बनाई गई, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, बंधक योजना, इस तरीक़ा से कई योजना भी हैं। यदि मकान में अगर गिरवी रखकर जीवन यापन भत्ता प्राप्त करना, बीमारों के विशेष बीमा योजना, वृद्धावस्था में पेंशन योजना, इन लोगों को आयकर में विशेष छूट की बात कही गई। 80 वर्ष की आयु में इन्हें आयकर नहीं देना होता है। बैंक डाकघरों में उनकी जमा राशि पर इन्हें समाज ब्याज दर से अधिक ब्याज दर दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं जो हमारे जो वृद्ध है या फिर एल्डर्स हैं, उनको हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अवहेलना करना चाहिए। चलिए, तो आगे हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है, वह टॉपिक नंबर 5 है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोग, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल। देखिए, फिजिकली मेंटली चैलेंज समाज में हमारे मिलते ही मिलते हैं। परिवार या समाज में जो लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। कुछ तो बोलने में आज सक्षम नहीं होते, कुछ लोग सुनने में आज सक्षम होते हैं, कुछ लोग देख भी नहीं पाते हैं, या कुछ लोग मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। ऐसे आपको समाज में देखने को मिलेंगे लोग। हालांकि ऐसे कई अन्य लोग भी अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने विशेष गुण होते हैं। जैसे आपने कई सारे ऐसे साइंटिस्टों का भी नाम सुना होगा जो विकलांग होने, दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अच्छे पद पर सम्मानपूर्ण जीवन जिए और अच्छे तरीके से उन्होंने काम भी किया। तो ऐसे सिचुएशन में जो फिजिकली या फिर मेंटली जो चैलेंज पीपल होते हैं, उनको हमें ध्यान देना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उनके लिए सरकार भी कई सारी जो योजनाएं लाई है, तो उन्हें आजीविका के लिए पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। खेल कूद में उनका भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे बोल ना सुन सके उनके लिए सांकेतिक भाषा का संवाद किया जाता है। जो बच्चे देख नहीं सकते उनको टेप या विशेष पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, या डॉट्स के माध्यम से, ठीक है, पढ़ाया जाता है, या ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इन विशेष लोगों के लिए विशेष खेल, चित्रकला, दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उनके लिए स्कूलों में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। आप लोग को मालूम होगा, जो दिव्यांग होते हैं या फिर कोई भी कारण से फिजिकली चैलेंज होता है, उनके लिए विशेष छूट भी रखी गई है। अगर हम छठा 6 पॉइंट की बात करें, तो पर्यावरण का अर्थ है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट किसी स्थान जहाँ पे एक जगह एक साथ रहने वाले या एक दूसरे की देखभाल करने वाले और साझा करने वाले लोगों को समूह को परिवार कहा जाता है। वही परिवार के अलावा हमारे आसपास और कई वस्तुएं होती है, जैसे हम जिससे संबंधित होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर, जैसे वस्तुएं हैं, पादप है, जंतु हैं, सामाजिक राजनैतिक परिवेश है। ये सभी निकाय जो हमारे आसपास उपस्थित हैं, हमारा पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण आसपास की जो हम देखते हैं, आसपास जो हमारे चीज़ें होते हैं, पादप, पक्षी, जंतु, भवन, वाहन, सड़कें, बिजली खंभे, तालाब, जल, वायु, मृदा, मेघ, पर्वत, सभी मिलकर जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और हम अपने आसपास के जो कुछ भी देख या महसूस कर सकते हैं, वही तो हमारे पर्यावरण के घटक हैं। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। विभिन्न स्थानों का पर्यावरण बात करें तो इन्वायरमेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर एक गांव का पर्यावरण और एक शहर का पर्यावरण से भिन्न होता है। जंगल
में एक अलग ही तरह का पर्यावरण पाया जाता है। विभिन्न पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताएं और भिन्न भिन्न जंतुएं पादप भी होते हैं। रेगिस्तान में अगर आप जाइएगा तो रेत टीले, कीकड़, खेजड़ी, बबूल, ताड़ के पेड़, कटीले, झाड़ियाँ मिलेगी। अगर पर्वत पर जाएंगे ऊंची चट्टानों संरचना मिलेगी, वहाँ पे मुख्य रूप से चीड़, देवदार, चिनार आदि के वृक्ष पाए जाएंगे। अगर आप रेगिस्तान में ऊँट मिलेगा आपको, पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़, याक, जंतुएं पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी, मैदानी आदि कई कई चीज़ों को अलग अलग पर्यावरण आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 8 नंबर टॉपिक का, तो भौतिक और जैविक पर्यावरण, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो पर्यावरण को आप दो टाइप्स में बांट लें, एक भौतिक और एक आपका। तो इस तरीक़ा से भौतिक एवं जैविक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण 2 टाइप्स का यहाँ पे बताया गया है, भौतिक और जैविक। जैविक क्या होता है? बायोलॉजिकल, आप लोग समझ रहे होंगे। भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल पर्यावरण की बात करें अगर हम, तो पर्यावरण आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल। अगर हम फिजिकल में देखें तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी और बायोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ें दिखेगी, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। भौतिक का मतलब होता है कि ये जो आपको सामने दिख रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपका वायु, वायु तो अब दिख नहीं रहा है, लेकिन जल, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वन, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका भौतिक में आ गया, ठीक है। किस में आ गया? भौतिक में आ गया, ठीक है। तो ये भौतिक का एग्जाम्पल हो गया, वायु, जल, मृदा। अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के पादप, वृक्ष, लंबे झाड़ियाँ, छोटे मशरूम आदि, छोटे जंतु, बड़े जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आपका बायोलॉजिकल में आ जाएंगे, जैविक में आ जाएंगे। भौतिक पर्यावरण में सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है जिन्हें हम देखा जा सके, सुना जा सके, छुआ जा सके, चखा जा सके, सूंघा जा सके। जैविक में वैसी वस्तुएं को शामिल किया जाता है जिन्हें हम विभिन्न विभिन्न जिनमें जीवन हो, कीट हो, पादप हो, वृक्ष हो, वनस्पति हो, ये सब क्या है? जीवित है। बायोलॉजिकल में जीवित रहना जरूरी है, जबकि भौतिक में जीवित रहना जरूरी नहीं है। वहाँ पे आपको जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सब आपका हो गया भौतिक में। जैविक में जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें जीवन हो नहीं, उसको हम जैविक कहेंगे। चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक नंबर 9, उसके बाद आगे भी 10, 11 जो भी टॉपिक नंबर है उसको हम धीरे धीरे करेंगे, और जल्द ही हम इसको 1 2 से 3 वीडियो में इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरीक़ा से आप लोग बने रहें हमारे साथ KVS PRT के लिए। जल्द ही हम आपके लिए जो आपका लैंग्वेज का जो पेपर है उसको हम लेके आएंगे, जल्द ही लैंग्वेज वाला जो आपका ग्रामर पोर्शन उसको हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।